आप लोगों को मेरे स्क्रीन नजर आ रही है लैपटॉप में? नहीं सर, स्क्रीन वो तो अब आ रही है? कृपया आप सभी लोग अपने अपने ऑडियो को करिए बंद। आप लोग मेरे जो स्क्रीन है इसको देख नहीं पा रहे क्या? सर आपका वीडियो दिख रहा है, लैपटॉप स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब दिख रहा है? जी सर, अब आ रहा है। दिख गया गुरु जी, आ गया। आज हम सीखेंगे आशा कुमारी जी, प्रणाम जी आपको। आज हम सीखेंगे, हम रोगी के नाड़ी में अपने 3 कफ, पित्त और वात वाले जो उंगली है, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर। रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? जी, रिकॉर्ड हो रहा है। जी। हम कैसे किसी व्यक्ति की जन्म प्रकृति को, कब सभी लोग कृपया अपने अपने ऑडियो को बंद करिएगा। सुनील कुमार जी, आप अपने ऑडियो को बंद करिए, ऑडियो को म्यूट रखिए आप। वो देखो क्लास में, हाँ ठीक है। आज हम सीखेंगे, कल तक हम लोगों ने जाना कि सिंपल तरीका से, अभी तक हम लोगों ने दोषों के बारे में भी जानकारी प्राप्त नहीं किया है कि कफ यानी कि क्या, पित्त यानी कि क्या और वात यानी कि क्या। मैं चाहता हूं जो नए नए जो स्टूडेंट हैं उनको आयुर्वेदिक जो बेसिक नॉलेज वो भी मिलता रहे, और उसको नाड़ी में हम कैसे समझे वो भी जानना जरूरी है, वो भी आपके सामने आता रहे। और दूसरी बात ये है कि आज कल से बहुत सारे ऐसे बातें में इसमें आ रही है कि सर ये ऐसा दिखेगा, वो वैसा दिखेगा। हमारे यहाँ पर चाहे आयुर्वेद हो, चाहे संस्कृत, हमारी हिंदू धर्म के जो धर्मशास्त्र से संबंधित जो बातें हैं, बिना साइंटिफिक कभी जो प्रूफ के बगैर कभी कोई बात नहीं होती है क्या आशा जी? कोई भी जो बातें, अगर हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करने के पीछे का भी बहुत बड़ा रीजन है। अगर हम मंत्र साधना करते हैं तो उस मंत्र साधना करने के पीछे भी बहुत बड़ा रीजन होता है, बहुत बड़ा मायने रहता है। आयुर्वेद आप सभी लोग समझते हैं, लेकिन नाड़ी परीक्षण, कुछ लोगों का ऐसा अवधारणा है कि जो नाड़ी परीक्षण एक मनगढ़ंत कहानी है। नाड़ी परीक्षण में बहुत सारे बहुधा ऐसे लोग बोलते हैं कि अग्रे वात वहन नित्यम, वायु जो है आपको तर्जनी उंगली में दिखेगा, पित्त जो है वो आपके मध्यमा उंगली में, और कफ आपके अनामिका उंगली में दिखेगा। क्या आ गया? आपके मध्यमा उंगली में पित्त और कफ जो है आपके पीछे की ओर दिखेगा। इसके बारे में बहुत सारे ऐसे रीजन है, बहुत सारे ऐसे कहानी बताते हैं, लेकिन चूंकि आज हम जन्म प्रकृति को जानने जा रहे हैं, प्रकृति ही हमारे शरीर का निर्माण करता है, प्रकृति ही हमारे शरीर का निर्माण करती है, और उसका बनावट में भी प्रकृति का ही जो पांच भौतिक जो पदार्थ है उसका अणु है, उसके अंदर उसी के परमाणुओं से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। क्या ये इस नाड़ी परीक्षण का आधार है कि क्या वही जो पंच भौतिक तत्व है, हम नाड़ी के माध्यम से अगले उंगली से हम वात को देख रहे हैं, तर्जनी से, इंडेक्स से, मिडिल फिंगर से हम पित्त को देख रहे हैं, और रिंग फिंगर से हम कफ को देख रहे हैं। क्या इस क्रम को हम
हमारे प्रकृति के साथ जोड़ पा रहे हैं? क्या हम नाड़ी तो सीख रहे हैं, लेकिन सिखाने वाले स्टूडेंट को या आगे आप किसी को भी सिखाओगे और आपके सामने कभी इस तरह के सवाल आ जावे कि सर इसका आधार क्या है? यदि पांच भौतिक पदार्थों से इस दुनिया का निर्माण हुआ है और उसी पांच भौतिक पदार्थ ने उसी के संयोग से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, जैसे कल हम समझते पढ़ते हुए आए हैं, तो क्या हम नाड़ी परीक्षण की इस सिद्धांत को उन पांच भौतिक पदार्थ जो तत्व है उसके साथ हम संयोग करते हुए जोड़ते हुए हम चल सकते हैं? तो बिल्कुल चल सकते हैं। अगर साइंटिफिक बात है नाड़ी परीक्षण, तो यह समझना भी बड़ा जरूरी है कि जब सृष्टि की संरचना हुआ होगा, कौशलेंद्र जी इस बात को भली भांति समझते हैं क्योंकि वो इन्हीं चीजों को समझते पढ़ते आए हैं। तो आज मैं उसी सिद्धांत के साथ आपको नाड़ी परीक्षण में प्रकृति और विकृति को जानने का मैं आपको विधि सिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने आपको कह दिया कि आपको यहां जन्म प्रकृति दिखेगी, इतना कहने से बात नहीं बनेगी। आपको नाड़ी परीक्षा के एक स्ट्रॉन्ग एक टीचर बनना है, आगे लोगों को आपने सिखाना है। तो इसके लिए आपको वह आधार समझना होगा जिस आधार से हम कफ पित्त और वात को एक क्रमबद्ध तरीका से हम उसको स्टेप बाय स्टेप हम रख रहे। सबसे पहले वायु आ रहा है, फिर पित्त आ रहा है, फिर कफ आ रहा है। तो इसका आधार हमें कैसे समझ में आएगा? आधार को हमें समझना जरूरी है। तो आइए जरा आज हम इसी चीज को यहां समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, दुनिया में इस सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो बहुधा पुराणों में, धर्मशास्त्र में तो हम पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ते आए हैं? यह दुनिया जब नहीं थी, प्रकृति में कोई कुछ भी नहीं था। जैसे हम कहते हैं ना कि अकेला ओम यह शब्द गुंजायमान होता था, या जब ओम इस शब्द का गुंजायमान भी नहीं हुआ था, तब यह ब्रह्मांड में सिर्फ आकाश था, आकाश के अलावा और कुछ नहीं था। दुनिया में सिर्फ जो था कोई एक सिर्फ शून्य था, सिर्फ आकाश था, सिर्फ शून्यता था। फिर हिंदू धर्म के हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण या वेद, इन ग्रंथों में जैसे बताया गया है कि प्रकृति को नियमक करने वाला, इस प्रकृति को जो सुचारू करता है, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, शिव स्वरूप या शक्ति स्वरूप जिन्हें हम कह सकते हैं, प्रकृति और पुरुष की विशेष इच्छा से उस आकाश में शब्द गुंजायमान हुआ, जिसे शैव लोग ओम इस शब्द से कहते हैं कि सबसे पहले ओम, यह जो ब्रह्म वाक्य, जो ब्रह्म ध्वनि है, वो प्रादुर्भाव हुआ। कुछ लोग श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी जो है सबसे पहले भगवान जो है कि आकाश था, और उस आकाश में क्रमबद्ध तरीका से समुद्र ही समुद्र था चारों ओर। फिर भगवान विष्णु के नाभि से कमल, इतना लंबा कमल जो है प्रकट हुआ, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आया, कहते उस कमल के एक पंखुड़ी से एक पानी का बूंद समुद्र में गिरा, गिरने से वहां पर तप, ये दो शब्द निकला। तप, जैसे पानी गिरता है तो तप 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 करके गिरता है ना जमीन में, ऐसे ही कहते हैं ब्रह्मा जी को एक इशारा मिला, एक आश्वासन मिला, तप यानी तपस्या। हालांकि वो पहले से ही तपस्या में प्रवीण थे, तो उन्हें पूर्वाभान हुआ, पूर्व जन्म में जो उन्होंने खूब तपस्या किए थे, अब दूसरा सृष्टि का संरचना हुआ था, तो तपस्या करने के लिए अहमेव समेवाग्रे नान्यद्यत शतशत परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम
अब ये संस्कृत का विषय तो ये तो नहीं है हमारा, जब कभी होगा तो बात करेंगे। यो वशिष्येत शोष्म्यहम्, ऐसा करके ना चतुश्लोकी भागवत में बताया गया है। तो उस तप इस शब्द को सुन करके ब्रह्मा जी जो है तपस्या में प्रवृत्त हुए। उसके बाद फिर उन्होंने सृष्टि का संरचना किया, ऐसा करके बताया जाता है। तो आयुर्वेदिक ग्रंथ के आधार पर सृष्टि के प्रारंभ में अकेला आकाश था। अनंत आकाश से प्रभु की इच्छा हुई और शब्द गुंजायमान हुआ। उस आकाश और शब्द, इन दोनों के योग से वायु का निर्माण हुआ। ध्यान से सुनना, इन सभी चीजों को आप नोट करते चलिए, और कैसे हम इसको बाद में दोषों के साथ इसको हम जोड़ेंगे। आकाश से शब्द तन्मात्रा, इसे हम तन्मात्रा बोलेंगे। आकाश से शब्द तन्मात्रा का निर्माण हुआ। जैसे ही निर्माण हुआ, कुछ समय के बाद आकाश और शब्द तन्मात्रा में ऐसा क्षोभ हुआ, ऐसा योग हुआ कि वहां से वायु निकलना शुरू हुआ, गड़गड़ाती, क्योंकि आकाश से शब्द पहले निकला था। अब वहां जोर से वायु भी उत्पन्न होने लगा और खूब ज्यादा जो है एक गति होने लगी। और उस वायु, आकाश और शब्द के योग से वहां पर स्पर्श तन्मात्रा का उदय हुआ। स्पर्श, पहले स्पर्श नहीं था, अकेले आकाश था, वायु था। वायु के योग होते ही इन तीनों के संयोग से स्पर्श तन्मात्रा। अब यहां पर निर्जीव से सजीव होने के लिए प्रकृति प्रारंभिक अवस्था में इस गति से आ रहा है। पहले निर्जीव था, पहले निराकार प्रकृति था। अब वो निराकार जो है वो साकार की ओर अपने, है ना, एक दूसरे से योग करते हुए आगे जा रहे। तो जैसे ही स्पर्श तन्मात्रा हुआ, आकाश, शब्द, वायु और स्पर्श, इन चारों के संयोग होने से वहां पर आग के इस तरह के जो है कि आग जो है ना निकलना शुरू हुआ। स्पर्श भी है, तेज तेज वायु भी चल रहा है शब्द के साथ गुंजायमान होके आकाश में। तो वहां पर अग्नि प्रकट हो गया। उसी जगह में अग्नि जैसे ही प्रकट हुआ, तो जो वायु में गुंजित होने वाला जो शब्द है वो दिखने लगा। तो यहाँ रूप तन्मात्रा बन गया। आकाश, शब्द, वायु, स्पर्श, अग्नि और रूप तन्मात्रा, ये सारे चीजें जब एकत्रित होकर के जब मिक्स हुए, आपस में जुड़ने लगे, दौड़ने लगे, कूदने लगे, इधर से उधर क्षोभ होने लगा, तो वहां से आकाश से बादल बने और वहां से बरसात होना शुरू हुआ। ठीक है, बरसात यानी जल उत्पन्न हो गया। देखो क्रमबद्ध तरीका से प्रकृति कैसे सृजना कर रही है, सृष्टि कर रही है, विकास हो रहा है। निराकार से साकार की ओर प्रकृति आ रही है। जल जैसे उत्पन्न हो गया, अनंत आकाश में घूमने लगा, तो वहां से रस, रस उत्पन्न हुआ। रस तन्मात्रा, जल का रस तन्मात्रा है। जल, रस, अग्नि, रूप, वायु, स्पर्श, आकाश और शब्द, ये सभी के मिल जाने से एक ठोस वस्तु का निर्माण हुआ, जिसे हम पृथ्वी बोलेंगे। पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ और उस पृथ्वी से अच्छा खुशबू आने लगा। उन्हें हमने पृथ्वी से गंध तन्मात्रा हमने कह दिया, गंध तन्मात्रा। अब पृथ्वी भी है, बरसात के जल भी है, अग्नि का तेज भी है, तो वहां पर फिर वनस्पति पनपने लगे। उस वनस्पति से फल हुआ, उस फल को पुरुष ने खाया और खा करके संतान उत्पादन करने के लिए ये सारे क्रमबद्ध तरीका से आगे फिर सृष्टि का संरचना हुआ। नोट करिएगा, सबसे पहले आकाश, आकाश था और वहां से शब्द तन्मात्रा हुआ। उसके इन दोनों के योग से वायु बना और वायु का तन्मात्रा स्पर्श हुआ। उसके बाद इन चारों के योग से अग्नि का निर्माण हुआ, उसका तन्मात्रा रूप बना। इन 6 के योग से जल बना और जल से रस बना, रस तन्मात्रा। इन सभी से, क्योंकि जल है और जल से रस भी है, आग भी है, तो पकेगा और, है ना, सूख गया कोई चीजें तो पृथ्वी बना, ठोस पदार्थ। और उस पृथ्वी से गंध तन्मात्रा हुआ, वहां से बीज उत्पन्न हुआ, वहां से प्रकृति जो है फल बना, और उस फल को खा करके, है ना, फिर
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम मन्ने निरन्ने बलेन भूयात, ऐसे भागवत में लिखा हुआ है। प्रकृति और पुरुष के संयोग हुआ, सृष्टि का संरचना हुआ। अब देखिए जरा इसको हम नाड़ी में कैसे देखेंगे। अब इतना ये सिद्धांत आपको समझ में आया तो अब इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या निकला, आशा जी बोलिए जरा। आशा जी, सबसे पहले कौन सा निकला? पहले वायु था, सबसे पहले आकाश था ना। आकाश आकाश के बाद वायु हुआ, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी। तो आकाश और वायु के योग से हमें जिसे जिसे हम वात दोष बोलते हैं, वात दोष में कौन कौन से महाभूत है? आकाश महाभूत है और वायु महाभूत है। उसके बाद अग्नि और जल, तो पित्त में कौन कौन से है? अग्नि और जल महाभूत है। और कफ में क्या क्या है? जल और पृथ्वी। जल महाभूत, पृथ्वी महाभूत से कफ का निर्माण होगा। तो तर्जनी उंगली से आकाश और वात वायु, इन दोनों के संयोग से हम वायु को देखेंगे यानी वात को देखेंगे। मध्यमा उंगली से अग्नि और जल, और तर्जनी उंगली से जल और पृथ्वी। तो कफ, पित्त और वात। हमने उस व्यक्ति के शरीर में भी वैसे ही परीक्षण करना है। अग्रे वात वहन नित्यम मध्ये वहति पित्तला। कौन कौन जानते हैं इस श्लोक को? अग्रे वात वहन नित्यम मध्ये वहतु पित्तला पृष्ठे तो वहते श्लेष्मा। आशा जी, अग्रे वात वहन नित्यम मध्य वहति पित्तला, आगे जो है बहेगा वायु, क्योंकि सबसे पहले आकाश और वायु हुआ। मध्य में पित्तला, पित्त है क्योंकि उसके बाद क्या हुआ? वायु और अग्नि और जल। फिर उसके बाद पृष्ठे, सबसे पीछे कौन हुआ? कफ हुआ। तो जल और पृथ्वी महाभूत से कफ बना। कितना सिंपल चीज है। सृष्टि का संरचना इसी क्रम से बढ़ते हुए आएगा और उस सृष्टि का विनाश पीछे से आगे की ओर जाएगा। इसको भी जानना जरूरी है। हमने यहां पर अभी सृष्टि का निर्माण तो हुआ, भगवान की इच्छा हुई और उनकी इच्छा से जो निराकार ब्रह्म था वो साकार रूप में आ गया, जो निराकार प्रकृति था वो साकार बन गया पृथ्वी और गंध आदियों के माध्यम से। लेकिन भगवान सृष्टि का विनाश भी तो करता है। तो आयुर्वेद के भाषा में अगर हम उसको जानना चाहे कि सृष्टि का विनाश कैसे होता है तो आप लोग क्या बोलोगे? सृष्टि के देखो, अलग अलग ग्रंथ का अपना अपना भाषा होता है। जब आप व्याकरण पढ़ने बैठोगे तो आई उंड रिल रिक ए ओंग आई ओ, ये सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा। इको यणची, ये सारे इत सित, ये सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा। उसका अपना भाषा है। जब हम भागवत पढ़ने बैठते हैं तो कम को कालो धर्म इति एते देहस्य साक्षिणा, ऐसे करके हर एक शब्दों का अलग व्याख्यान का साहित्य पढ़ने के लिए बैठो। तो साहित्य का एक शब्द, मैं साहित्य में आचार्य किया हुआ हूं मैंने, गोत्वावत छेदकवत छिन्न, इस शब्द का एक ही अर्थ होता है गोत्व, यानी गाय का पन। गाय में जो खुद का जो धर्म है उसे हम गोत्व बोलेंगे। तो सभी का अपना अपना भाषा है। तो सृष्टि संरचना हुआ ये तो अभी हमने समझ लिया, लेकिन जब सृष्टि का विनाश होता है तो उसे आयुर्वेद कैसे भाषा किस तरह से परिभाषित करती है। और हमारे शरीर जो है ना, इंसान का शरीर ही निरंतर विनाश होता है और निर्माण होता रहता है। इस निर्माण होते और विनाश होते इस चीज को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक आयुर्वेद की भाषा आपको समझ में नहीं आएगा, तो चिकित्सा में मजा नहीं आएगा। अब यह चीजें हम आयुर्वेदिक जो कॉलेज है वहीं जाकर के शायद पढ़ पाते अगर कोई टीचर वैसे मिले तो, लेकिन आजकल कोई किसी स्टूडेंट के साथ प्यार करने वाला टीचर मिलता ही कहाँ है। इसीलिए चलिए हम ही आपको समझा देते। अभी आपको मैंने सृष्टि निर्माण का एक क्रम सिखाया था कि पहले आकाश बना, फिर वायु बना, फिर अग्नि बना, फिर जल और फिर पृथ्वी। इसके बाद फिर उत्पादन हुआ।
तो यूं लेकर के चलो कि आपके सामने जो कुछ भी है वो इसी क्रम से उत्पादित होकर के आपके सामने आया है, चाहे वो फल हो, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, उसका जिसका निर्माण होता है वो इसी प्रोसेस से उसका निर्माण होता है। चाहे इंसान हो, जड़ चेतन स्थावर जंगम बताया जाता है, 4 तरह की सृष्टि भगवान ने बताया है गीता में और वेदों में, जड़ चेतन स्थावर और जंगम। इनका यही क्रम है कि पहले उस पदार्थ जो बन रहा है, प्रकृति ने जिसको निर्माण करना है, सबसे पहले आकाश तत्व का निर्माण करेगा, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। लेकिन जब टूटेगा, जब उसकी मौत होगी किसी भी चीज का, चाहे बाहर हो चाहे पेट के अंदर हो, जब उसका विनाश होना होता है तो उल्टे क्रम से विनाश होगा। देखो कितना बढ़िया आज मैं आपके सामने व्याख्यान रखने जा रहा हूं। आपने रोटी खाया, या मान लीजिए कि आपने एक सेब खाया, अभी अभी पेड़ से तोड़ करके सेब आपने निकाला और उस सेब को खाया। अब उस सेब में बहुत सारे रस होगा, कितने सारे रस होंगे, मीठा भी होगा, उसमें जल भी है, पृथ्वी भी है, आकाश भी है, सभी महाभूत है कि नहीं उसमें, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सभी महाभूत उस सेब के अंदर है। जब आप उस सेब को पहले बार खाओगे, खाने का मतलब है कि उस सेब को हमें डिस्ट्रॉयर करना है, उसको हमने विनाश करना है। प्रकृति के नजरिया से अगर हम देखेंगे तो उस सेब का विनाश हो रहा है। पेड़ से निकलते वक्त निर्माण हो रहा था, बट आज उसका विनाश होना है आपके हाथों से। आप विनाश करने जा रहे हो किसी सेब का। देखो तो सही, प्रकृति कितना चतुर है और प्रकृति आपके जरिए कितना तगड़ा काम करा रही है। आपने उस सेब को खाया, खाने के बाद आपके स्टमक में जब वो सेब जाता है तो वहां सबसे पहले जो पृथ्वी और जल महाभूत है ना उस सेब में, उस सेब में पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश सभी महाभूत के परमाणु है उस सेब में। इन सभी महाभूत के परमाणुओं से एक साबुत सेब बना है। बेसिकली हम जो सेब को देखते हैं, अगर प्रकृति के नजरिया से देखें तो वो 5 तत्व के परमाणुओं से बना हुआ एक चीज है। समझ में आया? आप चाहे रोटी खाओ, चाहे आप चावल खाओ, चाहे आप दूध पियो, चाहे आप सेब खाओ, चाहे आप आम खाओ, कुछ भी खाओ, वो हमारे नजरिया में अलग अलग नाम होगा, बट प्रकृति के नजरिया में क्या है, वो सिर्फ एक 5 भौतिक पदार्थों का एक योग है। निर्माण होते हुए आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी के हिसाब से वो निर्माण हुआ था। अब प्रकृति कहती है कि अब इसका विनाश होना है तो उल्टे गति से होना है। तो सबसे पहले आपके अमाशय में उस अन्न का या उस फल का सबसे पहले किसका विनाश होगा? आशा जी बताइए, अजय जी बताइए, अब किसका विनाश होना है? अरे भैया कहाँ है उल्टी गंगा गवा रहे हो? मैं इतने से कह रहा हूँ पृथ्वी, सबसे पहले पृथ्वी, क्योंकि विनाश होने का मतलब है पीछे से इधर जा रहा है, पृथ्वी से इधर आ रहा है। जब विनाश होगा तो रस निकलेगा, जब विनाश होगा तो रस निकलेगा, जब बनेगा तो भी एक क्रम से बनते हुए उस पदार्थ में रस बना और ये जो है, अब विनाश हो रहा है तो सबसे पहले पृथ्वी का जो अणु है उसको तोड़ना जरूरी है। प्रकृति को, पृथ्वी का जब अणु टूटेगा तो ध्यान देना एक चीज, जब आकाश बना तो अभी मैंने आपको बताया था, जब पृथ्वी बना अंतिम में क्या बना? पृथ्वी बना प्रकृति में। तो एक चीज ध्यान देना कि उसी पृथ्वी के उस जगह में, उस पृथ्वी का जब निर्माण हुआ ना, तो उस पृथ्वी में आकाश भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है और सब कुछ है उसी पृथ्वी के गोल में। क्योंकि देखो आकाश से शब्द बना, इन दोनों के योग से वायु बना है। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं? इसी क्रम से जब पृथ्वी बना तो उन सभी के योग से पृथ्वी बना है, ऐसा नहीं कि अलग से पृथ्वी बना, और सभी मिक्स होते हुए आ रहे हैं यहाँ पर। पृथ्वी में जब फल बना यानी एक सेब बना, अब उस सेब में निश्चित बात है कि आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी तो है ही। समझ में आया? अब क्या होगा,
पहली बार उस फल को आपने खाया या रोटी आपने खाया, तो अन्न अंदर जाएगा अमाशय में, तो पहले किसको टूटना चाहिए? पृथ्वी को टूटना चाहिए। क्यों? पृथ्वी को जब तक नहीं तोड़ेंगे, तब तक आकाश, वायु, अग्नि और जल को हम कैसे अलग कर सकते हैं? सभी परमाणुओं को हमें अलग अलग डिस्ट्रॉय करना है, अलग अलग विनाश करना है। तो अलग अलग विनाश तो तभी होगा जब हम पृथ्वी को तोड़ेंगे। प्रकृति सबसे पहले विनाश करते वक्त किसको तोड़ रहा है? पृथ्वी को। क्योंकि पृथ्वी जब टूटेगा, उसके अणुओं को जब हम बिखरेंगे, तभी वहां से आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये 4 महाभूत निकलेंगे। निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? तो पहले जब पृथ्वी, हाँ जी निकलेंगे जी, दिलीप कुमार जी भी आ गए। तो पहले जब पृथ्वी महाभूत जब टूटेगा, उसके जो परमाणु जब टूटेगा, उसके बाद जल महाभूत वो टूट गया, वो खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया आपके अमाशय में। उसके बाद वहीं पर जल महाभूत जब निकलेगा पृथ्वी से, अलग अलग अणु निकल गए, आकाश अलग है, वायु अलग है, अग्नि अलग है। वहां पर जल महाभूत के अंदर आकाश, वायु, अग्नि समाहित है उस जल में। पृथ्वी तो खत्म हो गया, अब जल रह गया। अब उस जल में भी जैसे पृथ्वी में पहले के 4 थे, अब उस जल में पहले के 3 चीजें हैं, आकाश, वायु और अग्नि। किसमें? जल में। क्योंकि बनते वक्त उसी क्रम से गया, टूटते वक्त भी प्रकृति उसी क्रम से तोड़ेगी। जल को भी अब यहाँ टूटना पड़ेगा उसी अन्न से। जब वो जल टूटेगा, तो पृथ्वी और जल, इन दोनों के जब अणुओं को जब प्रकृति आपके शरीर से जब तोड़ेगा, तो वहां से एक रस निकलेगा जिसे हम बोलेंगे मधुर। बेसिकली ये मधुर यानी मीठा नहीं है। हमारे शरीर में जो मधुर गुण है ना, उसको पोषण देने वाला कुछ परमाणु का वहां पर उत्सर्जन होगा, वो निकलेगा वहां पर। पृथ्वी और जल के टूटने से आपके शरीर में जो मधुर द्रव्य है, जो आपके शरीर को बृंहण करेगा, ताकत देगा, शरीर को मज्जा धातु को निर्माण करने वाला होगा, या शरीर के रस धातु का पोषण करने वाला होगा, वह मधुर द्रव्य उस जल और पृथ्वी रूपी उस परमाणु के टूटने से जो है ना, ये यहाँ पर निर्माण होगा। तो अमाशय में बताया जाता है मधुर रस निकलेगा, इसे हम प्रथम पाक बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? प्रथम पाक बोलेंगे। तो अमाशय में जब पहली बार जब पकेगा, तो मधुर विपाक होगा। समझ में आया कुमार पाल जी कैसे होगा? उसके बाद देखो, पृथ्वी टूटा, जल टूटा, अब अग्नि ने टूटना है। अग्नि जाएगा द्वितीय विपाक के लिए। द्वितीय विपाक में कौन जाएगा? अग्नि जाएगा। अग्नि किसका रूप है? पित्त का रूप है। उस अग्नि में पृथ्वी जल तो नहीं है, बट उस अग्नि में वायु और आकाश महाभूत जरूर है ना। बनते क्रम में आकाश, वायु और अग्नि। जल पृथ्वी तो टूट गया। अब जब वायु जब टूटेगा, अग्नि जब टूटेगा, अग्नि के परमाणु टूटेंगे जब द्वितीय विपाक में, तो वहां से वायु और आकाश महाभूत दो अलग अलग हो जाएंगे, निकल जाएंगे, अकेला अग्नि बचेगा। अग्नि की जो परमाणु है, वो लीवर को ऊष्मा देने के लिए, शरीर में ऊष्मा देने के लिए वो वहां पर चले जाएगा। उसे हम द्वितीय विपाक बोलेंगे। यहां से एक रस का उदय होगा, या हम कह सकते हैं दूसरे बार जब यहाँ पर अग्नि महाभूत जब टूटेगा, तो वो अग्नि महाभूत अम्ल रस का पोषण करने वाला होगा। तो द्वितीय विपाक में हम बोलेंगे अम्ल विपाक को हम द्वितीय विपाक बोलेंगे। खट्टा रस हमारे लीवर से निकलता है। ठीक है, देखो विपरीत तरीका से ये टूटते हुए आ रहा है। खट्टा रस वो वहां से निकलेगा। ऐसे ही वायु टूटेगा, और वायु के अंदर आकाश था, उस आकाश को फिर बाद में, फिर आकाश को फिर बाद में टूटेगा। तो आकाश और वायु, इन दोनों से जो रस निकलेगा वो कटु रस निकलेगा। कटु रस, देखो जो कफ है, पहले पृथ्वी जल टूटा, जो कफ जो बना, उस कफ से हमारे शरीर में जो है कि ये मधुर विपाक निर्माण हुआ कफ से।
दूसरी बार अग्नि टूटा, अग्नि से पित्त के लिए द्वितीय विपाक हो गया, और आकाश और वायु जब टूटेगा तो यह कटु विपाकी हो गया। तो 3 रस हमारे शरीर में प्राधान्यतर प्रथम विपाक, द्वितीय विपाक और तृतीय विपाक के रूप में होगा। यह तीनों ही मधुर जो है वो कफ का पोषण देने वाला होगा, कफ को बढ़ाने वाला होगा। द्वितीय जो अम्ल है वो पित्त को बढ़ाने वाला होगा, और तीसरा जो कटु है वो वायु को बढ़ाने वाला होगा। तो प्रथम मधुर जब बनेगा तो उससे कफ जो है हमारे शरीर में कफ बढ़ेगा, कफ का बढ़ना भी बड़ा जरूरी है। दूसरे में पित्त बढ़ेगा, पित्त का बढ़ना भी जरूरी है। तो शरीर जो है हमारा जो प्रकृति है वो इसी तरह से निर्माण होना और बिगड़ना, टूटते हुए भी किसी का पोषण दे रहा है और बनते हुए भी किसी का पोषण दे रहा है। इसी तरह से माइनस और प्लस होकर के ये चीजें चलता है। यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आया हो तो बता देना। अजय रावत जी अंदर चल, सिनू राव जी, कुमार पाल जी, तुम्हारा बताना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या बताना है? ये विपाक का ना जब टूटने वाला समझ में नहीं आया ढंग से। हाँ, तो सबसे पहले जो है मधुर रस टूटा। सबसे पहले पृथ्वी टूटा, तो पृथ्वी टूटने से मधुर विपाक बना। मधुर का मतलब आपके अमाशय में जब पहली बार जब भोजन करोगे तो वहां से मधुर विपाक का निर्माण होगा। मधुर यानी मीठा। दूसरी बार जब टूटेगा जल और अग्नि, आप चाहो तो पृथ्वी और जल को इधर ले करके, हालांकि पित्त जो होता है जल और अग्नि प्रधान पित्त होता है, तो वहां पर आप पहले मधुर को तोड़ करके बाद में जल और अग्नि को तोड़ो। कुछ लोग, कुछ ग्रंथकार का ये भी मानना है कि मधुर जब पहले टूटेगा तो उस पृथ्वी जब टूटेगा वहां से मधुर रस निकलेगा, फिर बाद में जल और अग्नि के टूटने से वहां से पित्त का जो है वो अम्ल रस निकलता है। तो दूसरे में अम्ल रस यानी खट्टा पदार्थ आपके लीवर में, दूसरे विपाक में दूसरी बार जब टूटेगा तो आपके देखो 2.5 घंटे के बाद ये टूटता है, कम से कम 2.5 से लेकर के 3 घंटे के बाद में। 2.5 घंटे तक मधुर विपाक आपके शरीर में रहेगा। 2.5 घंटे तक भोजन करने के 2.5 घंटे तक कहते हैं ना पानी नहीं पीना चाहिए। कितने घंटे तक नहीं पीना चाहिए? कुशलेंद्र जी क्या बोलते हैं आप, कितने घंटे तक नहीं पीना चाहिए? आधा घंटा मुश्किल है। देखो यहाँ सिद्धांत तो यही बोलता है कि हेलो, हाँ जी, हाँ शास्त्री जी 2.5 घंटे तक तो नहीं पीना चाहिए अगर हो सके तो। हाँ 2.5 घंटा हमारे जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के 2.5 घंटे तक आपके शरीर में पृथ्वी टूट रहा होता है। उस अन्न का जो पृथ्वी जो परमाणु है वो टूट रहा होता है, तो वहां से मधुर विपाक बनेगा। तो मधुर विपाक जो पानी है, पानी भी मधुर विपाक है। क्या कह रहे जी कुशलेंद्र जी? हाँ जी, एक और भी चीज बताऊं कि कई बार लोग खाना खा के आते हैं और आप सीधे उनकी नाड़ी में हाथ रखेंगे तो कफ वाली प्रकृति बड़ी तेजी से बताएगी, तो आप बता सकते हैं कि आप खाना खा के आए। देखो सिनू राव जी इसी सिद्धांत को नोट कर लो। आपको कफ के उंगली में स्पाइक हो रही है तो आप कह सकते हैं अगर वही टाइम है तो, क्योंकि उस समय पृथ्वी का जो परमाणु है वो टूट रहा होता है। नहीं आ रहे हैं जी। तो 2.5 घंटे के बाद पित्त का टाइम है। अगर जिस किसी को भी अम्ल पित्त का समस्या है, खट्टी डकार आना, तो ध्यान देना 2.5 घंटे के बाद वो बोलेगा सर रोटी खाने के 2.5 घंटे के बाद। कुशलेंद्र जी जरा आप ऑडियो को बंद करिए। हाँ, तो आपके सामने ना कोई बंदा अम्ल पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेके आएगा, अगर कहेगा सर रोटी खाने के 2.5 घंटे के बाद हमें क्या होगा, खट्टी डकर आना शुरू हो जाती है, क्या करे सर, ऐसा बोलते 2.5 घंटे के बाद। यानी कि आपको ये सोचना चाहिए इसका जो पेट है रोटी खाने के बाद, जब पृथ्वी महाभूत का जो परमाणु जब वो टूट जाती है उसके बाद जैसे ही जल और अग्नि के महाभूत टूटने का टाइम आता है, जैसे ही अग्नि महाभूत टूट करके उसके परमाणु बिखर जाता है शरीर में रस धातु में, वैसे ही शरीर में अग्नि बढ़ जाती है, पित्त बढ़ता है, ऊष्मा बढ़ता है। तो ऑलरेडी पित्त बढ़ा हुआ जो व्यक्ति होता है उसको खट्टी डकार जिसको आने के, तो वो उस टाइम में आ जाता है। तो ये इसका ये क्रम है।
और किसी ने कुछ पूछना है? आगे बढ़ो मैं। ठीक है सर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आपको ये स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पर मेरा आपको मेरे जो वेबसाइट है ये दिख रहा है आपको ये स्क्रीन? हाँ जी सर, जी दिख रहा है। अब हम यहाँ पर समझेंगे, ध्यान से सुनना। ओके, इसने आज रात और कल तक आप अपने से प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं अपने स्तर से अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे लोग डिजिटल कर्वेचर, मिडल कर्वेचर, प्रॉक्सिमल कर्वेचर को नहीं समझ पा रहे थे, तो मैंने वहां पर ये उंगली रख दिया। देखिए आपके हर उंगली के ये वाला जो कोना है ये प्रॉक्सिमल कर्वेचर है, ये वाला कोना मिडल कर्वेचर है और ये वाला कोना डिजिटल कर्वेचर है, कर्वेचर। ठीक है, अब हम जरा आज समझेंगे साधारण तरीका से जन्म प्रकृति को कैसे देखे और विकृति को कैसे देखे। अभी हमने बात किया दोषों के आधार पर जब प्रकृति का जब निर्माण हुआ तो किस तरह से हमारे शरीर में प्रकृति आदान करती है और प्रकृति विनाश करती है। जन्म और मृत्यु निरंतर शरीर में और इस दुनिया में चलता रहता है। उसी के आधार पर आयुर्वेद किसी व्यक्ति का डायग्नोस करती है और उसी के आधार पर आयुर्वेद दवाइयों का परिकल्पना करता है। चाहे वो रस हो, चाहे वो कोई रसायन हो, चाहे जड़ी बूटी के आधार पर दिए जाने वाले दवाइयां हो, वो इन्हीं के आधार पर डिसाइड किया जाता है। आज से सम प्रकृति और विषम प्रकृति की हम आज बात करेंगे। इसी के आधार पर जो दोष प्राधान्यता रूप से जहां दिखेगा जिस उंगली में, उसी को लेकर के आगे हम फिर उसके सब दोषा की ओर जाएंगे। आज हम बस इतना ही जानेंगे कि प्रकृति और विकृति को हम कैसे चेक करेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, अपने अपने कलाई में अपने अपने हाथ को आप लोगों ने रखना है सावधानी से। 3 उंगली, जैसे कफ पित्त और वात के 3 उंगली की हमने बात किए थे। मान लीजिए, देखिए जरा, यह जो व्यक्ति है इसने यहां अपने 3 उंगली को सजा लिया। जिस तरह से बहन जी ने ये अपने 3 उंगली रखा हुआ है, नाखून को इस स्किन में स्पर्श करते हुए, उसी तरह से आप लोगों ने बड़ी सावधानी से 3 उंगली को सजाना है। पहले मैं आपको सिद्धांत बताऊं, फिर उसके बाद हमने आपको बताया था पहले ही दिन से जन्म प्रकृति हमें कहाँ चेक करना है। हमने कल परसों या एक नदी के भी बात किया था। नदी के एकदम निचले सिरे में हमें जन्म प्रकृति देखना है और एकदम ऊपरी सिरे में हमें दोष विकृति देखना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे, आप लोगों ने क्या करना है, बरोबर 3 उंगली को आप अपने स्किन में रखिए, रेडियल आर्टरीज में। उसके बाद इन तीनों को आप बरोबर नीचे की ओर प्रेस करिए। प्रेस करते वक्त अब पहले जहां हम एक एक उंगली में कफ पित्त वात देख रहे थे, अब हम यहाँ पर प्रत्येक उंगली में कफ पित्त और वात को देखेंगे। पहले हम लोगों ने पहले स्टेप में क्या देखा था, हमें प्रत्येक उंगली में ये वाला उंगली में कफ देखा, यहाँ पित्त देखा, यहाँ वात देखा, इधर से हार्ट का ब्लड का फ्लो इधर जा रही है। 3 उंगली में हमें एक एक चीज देखा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक उंगली में इधर कफ देखेंगे, इधर पित्त देखेंगे, इधर वात देखेंगे। हृदय की ओर लगता हुआ अपने छाती की ओर का जो कोना है, हमने कल भी बात किया था कि यह वह जो कोना है हर उंगली में, यह यहाँ कफ दिखाएगा, ये कोना, ये कफ दिखाएगा। वो कहाँ दिखेंगे, जैसे ये नाखून है, इस नाखून के यहां इस कोने में आपको स्पाइक दिखना चाहिए। ये नाखून है, ये मेरे माउस का, ये आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इस लड़की के यहां पर। हाँ जी, आप लोग मेरे लैपटॉप के स्क्रीन को देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी गुरुजी, देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखिए यहाँ पर ये जो है यहां से ब्लड बहते हुए आ रहा है हृदय से, पहले यहां पर टच होगा। तो यहां जो टच होगा वो कफ का परमाणु होगा।
यहाँ जो टच होगा वो कफ का परमाणु होगा, यहाँ जो टच होगा वो कफ का परमाणु होगा। अब इसको भी जानना जरूरी है कि साला हमने कफ तो यहाँ बोल दिया, फिर इधर कफ कैसे चला गया। दोष दूष्य सम्मूर्षणम से व्याधि, दोष और दूष्य के मिलने से व्याधि उत्पन्न होता है। हर धातु में, हर दोषों में दूसरे दोषों का सामंजस्य बनता है। कफ जिसमें गुरु है, जिसमें स्निग्धता है, जिसमें भारीपन है, जिसमें चिकनाहट है, जब नदी में कोई चीज बहते हुए जा रहा है और अगर कहीं जरा सी भी कोई अवरोध हो, बहुत ज्यादा तो नहीं, तो जो भारी चीज है, जिसमें कुछ चिकनाहट है, जिसमें कुछ भारी चीज है, वो उस पहले ही किनारे में टिक जाएगा, वो उधर ही रुक जाएगा, और जो हल्का चीज है वो आगे बढ़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता, बताइए। आपने किसी नदी में, या जो छोटा सा जो नदी से निकलते हुए गांव में एक आता है, मनोज जी आप जरा अपने ऑडियो को खोलिए जरा, आप मुझे बताइए, मुझे उसके नाम याद नहीं आ रहा है। एक छोटा सा वो होता है, कुला बोलते हैं हम लोग, वहां से पानी लेकर के आते हैं हम नदी से, क्या बोलते हैं उसको? कुआ बोलते हैं। नहीं, कुआ तो पानी वहां स्टोर होता है, कुआ अलग चीज है। मतलब कि देखो, नहर, ठीक है, नहर, नहर भी काफी बड़ा होता है, लेकिन हम यहाँ नहर भी हम यहाँ कह सकते हैं। पंडित जी रहट। हाँ, रहट हम कह सकते हैं, जहाँ पर पानी जो है ना कम मात्रा में आता है। पोखर सर, सर हर जगह अलग अलग रहते हैं सर, उसको सर हर जगह अलग अलग बोलते हैं। ठीक है, हर जगह बोलते हैं, ठीक है। नहीं, तालाब तो नहीं कहते, चलो हम यहाँ पर नहर, हम यहाँ पर नहर कह सकते हैं, छोटी नहर हम कहेंगे यहाँ पर, उसी को रहट बोलते हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात, थैंक यू। छोटी नहर को आप लेकर के चलो, ध्यान से सुनना। अभी मैं जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, वो एग्जैक्टली अभी हम वह जन्म प्रकृति को समझने के लिए जाएंगे, इसी चीज को लेके। आपने उस नहर के थोड़े आगे आपने एक प्लास्टिक डाला, या आपने उसमें कुछ मलाई डाल दिया, या घी छोड़ दिया, या ऐसा कोई चीज, भारी चीज आपने डाल दिया, और उस नहर के थोड़े से आगे अगर कहीं इस तरह से खुट्टी लटकी हुई हो, वहां पर कोई चीजें ऐसा है, तो वो जो भारी चीज है ना वो ऊपर ही अटक जाएगा, और जो हल्की चीज है वो नीचे से निकल जाएगा। होता है कि नहीं होता? होता है जी, होता है। बस इसी चीज को मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। देखो, ऐसे ही होगा ना। हाँ, देखो कफ में क्या है, गुरुपन है, चिकनाहट है, कफ में भारी है, जल तत्व प्रदान है, वो नीचे की ओर उसकी गति है, उसमें मंद गुण है, उसमें श्लेष्मा यानी कि चिकना पदार्थ है उस कफ में, उसमें, समझ में आया? वो इस कोने में ही अटक जाएगा। जब यहां से आप जरा सा इस उंगली को जब आप दबाओगे ना, दबाते वक्त यह जो दबाव है, उस ब्लड में जो कफ का जो परमाणु है वो मंदगामी, मंद गुण वाला है, वो चिकना वाला है, वो गुरु गुण वाला है। वो क्या है, जैसे ही नीचे प्रेस करोगे जरा सा, तो वो रक्त भार के साथ आगे उस नसों में जो जा रहा था वो इस कोने में अटक जाएगा, और पित्त का जो परमाणु है वो आगे की ओर निकलेगा। जी। पित्त का जो परमाणु है वो आगे की ओर निकलेगा। अब पित्त में क्या है? पित्त में भी स्निग्धता है, लघु गुण है, उष्म है यानी वो गर्म है। तो वो गर्म है, वो लघु यानी हल्का है, मगर वो कफ का एक स्वभाव है। उस पित्त में क्या है? स्निग्धता है, स्निग्धता है पित्त में, सरगुण है, फैलाव है उस पित्त में। इसीलिए कफ के गुरु गुण के वजह से कफ का जो परमाणु वो इसी उंगली में अटक गया, वो आगे जा ही नहीं पाया। अब आगे कौन बढ़ेगा? वायु का चल गुण वाला और पित्त का स्निग्ध गुण वाला। लेकिन पित्त के स्निग्ध गुण जो है वो इधर ही आके अटक जाएगा। अगर पित्त में स्निग्ध गुण नहीं होता तो पित्त का जो है वो यहां पर इस बीच में आपको पता ही नहीं चलना था। लेकिन वो स्निग्धता, उष्णता के मिला हुआ जो स्निग्धता है, उस गुण के वजह से पित्त का सहधर्मी वाला जो गुण है
उस ब्लड में जो जा रहा है वो यहां जाके अटक जाएगा। अब क्या बचा? हाँ जी, अब क्या बचा? ध्यान से सुनना, उसके बाद आप लोगों ने बोलना है। अब क्या बचा? वायु का चल गुण, सूक्ष्म गुण, गति वाला, उसमें कुछ नहीं है, बस गुण ऐसा चीज है, सिर्फ चल गुण है, सूक्ष्म गुण है वायु में। तो वायु के सूक्ष्म है, छोटे छोटे दरारों से, छोटे छोटे दीवारों से, छोटे छोटे जहां थोड़ा सा छिद्र मिला वहीं से अपने तेजी से गति करते हुए आगे की ओर निकल जाता है। इसलिए वायु को हमने इस उंगली में नहीं देखा। एक तो मैंने आपको उदाहरण दिया प्रकृति किस तरह से निर्माण हो रही है, उसके आधार पर हमने यहाँ पर आकाश और वायु देखा। सबसे पहले वो आकाश का निर्माण हो रहा था। लेकिन अगर हम यहाँ पर भी ब्लड में कफ पित्त वायु तीनों का गुण है उस रक्त में, तो यहाँ पर कफ का जो गुण है, कफ में जो गुण है, कौन कौन से गुण है? जैसे भारी है, गुरु गुण है कफ में, है ना? हाँ, तो वो सभी गुण जो है पहले ही इस उंगली, क्योंकि उसके परमाणु जो है वहां से यहां से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पित्त के जो परमाणु वो इस उंगली में आते ही वो यहां से आगे नहीं बढ़ पाता, और वात के परमाणु वो आगे तक निकल जाता है, उसको हम यहाँ पर देख पाते हैं। ऐसे ही अब एक चीज ध्यान देना, इस कोने में जो दिखे वो कफ है, वो चाहे यहां दिखे, चाहे यहां दिखे, चाहे यहां दिखे, वो कफ है। इस सेंटर में जो दिखे, चाहे मिडिल फिंगर में दिखे, मिडल में, चाहे रिंग में दिखे, चाहे इंडेक्स में दिखे, वो पित्त है। अब इस कोने में दिखे, चाहे रिंग में दिखे, चाहे मिडल में दिखे, चाहे इंडेक्स में दिखे, वो वात है। समझ में आया? वात का जो सूक्ष्म गति वाला जो परमाणु है वो यहां पर जरूर स्पर्श करेगा। इस कोने में जैसे ही उंगली के दबाव नीचे जाएगा तो फटक से वायु का जो परमाणु है वो आपको यहां दिखेगा। लेकिन चूंकि कफ में तो भारी गुण है, तो सबसे पहले जो टकराएगा, जो मोटा आदमी वही टकराएगा, पतला आदमी कभी नहीं टकराता। वायु के जो शरीर है वो कैसा है? पतला है, वो फटक सा करके आगे की ओर निकल जाते हैं, कहीं वो अटकते नहीं है। बात के परमाणु वाले, बात के गुणी वाले जो है वो एक जगह टिकते नहीं है। लेकिन हर उंगली में यह जो डिस्टल कर्वेचर है, इस कोने में आपको स्पाइक जरूर दिखेगा। अब अगर आज के बाद आपको यहां पर स्पाइक दिखे, इस रिंग फिंगर के यहां पर, तो हमें क्या समझना होगा कि रिंग फिंगर के उंगली के नीचे वात स्पाइक हो रही है जी। यहां दिखे इस कोने में, मिडिल फिंगर के इस कोने में, डिस्टल कर्वेचर में, तो हमने क्या कहना है? मिडिल फिंगर में वात क्षेत्र में स्पाइक हो रही है। यहां पर दिखे तो हम कहेंगे भाई तर्जनी उंगली में वात क्षेत्र में स्पाइक हो रही है। अगर आप गौर से कभी भी देखो, हर किसी में भी यहां जो आपको इस कोने में स्पाइक होगा वो कौन सा वाला होगा? वो हंस गति वाला होगा। तो दोषों का जो कफ का हंस गति, पित्त का मंडूक गति, कफ का और वात का सर्प गति, वो समझने के बढ़िया जरिया यही है। इस कोने में जहां स्पाइक दिखे उसको ध्यान से देखो, यह स्पाइक आपको हंस गति वाला दिखेगा। यहां पर बीच में दिखेगा, यहां पर तो जरूर आपको ये मंडूक गति वाला दिखेगा, क्योंकि पित्त का ये स्थान है। पित्त का जो परमाणु है ये उंगली उसको यहां जरूर रोक देगा। तो समझने में देरी थोड़ी हुई कि भाई ये तो मंडूक गति है। वात का जो परमाणु है वो यहां से आगे गति करता है, तो यहां पर आपको वात का स्पाइक दिखेगा। जो सामान्य जो स्पाइक है वो कफ के उंगली के यहां दिखेगा, क्योंकि कफ का जो परमाणु है जो अपने स्वभाव से पहले ही मंद स्वभाव से इस कोने में आके अपना नमस्कार कर देता है, भैया हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन कुछ कफ के परमाणु जो वात और कफ के पित्त के साथ जो मिला हुआ था, वो पित्त बोलता है कि भाई चलो आप थोड़ा आगे बढ़ो ना, काहे आप हमसे नाराज होते हो? तो कब बोलता है कि कोई बात नहीं भाई, हम तो आगे बढ़ नहीं पाते, आप में कुछ ऊष्मा है उससे हमें छुपा लो।
तो रक्त में पित्त के साथ मिला हुआ जो कफ है वो यहां से आगे की ओर निकल जाएगा, मगर ये उंगली जैसे दबाव होगा तो ये उंगली बोलेगा ना भाई ना, आप अग्नि के साथ मिले हो कफ, हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। तो वो जो पित्त के साथ मिला हुआ जो कफ आपको इस कोने में महसूस हो जाएगा। अगर पित्त के साथ कफ मिला हुआ है तो यहां महसूस होगा, अगर वात के साथ कफ मिला हुआ है तो वो कफ आपको इस कोने में स्पाइक दिखेगा। कफ का स्वाभाविक जो स्पाइक है वो यहां दिखेगा, पित्त का स्वाभाविक स्पाइक वो मिडिल फिंगर के यहां सेंटर में दिखेगा, और वात का स्वाभाविक जो स्पाइक है आपको इंडेक्स फिंगर के इस कोने में डिस्टल कर्वेचर में दिखेगा। अब इसी आधार पर आप लोग जरा यहाँ जन्म प्रकृति और विकृति को चेक करेंगे। जरा 3 उंगली को रखिए अपने यहाँ पर, सबसे नीचे जाइए जन्म प्रकृति में, फटाफट करिए जरा, सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। नीचे तक जाइए और आपने नोट करना है यहाँ पर कि सबसे पहले जन्म प्रकृति में आपके 3 उंगली में से, जैसे अभी हमने बताया था कि यहाँ पर है तो पित्त, कफ यहाँ है तो पित्त, यहाँ है तो वात। आप लोग नोट करके बताइए, आप जब आप जन्म प्रकृति में जाओगे, जन्म प्रकृति कहाँ, आपने पूरा दबाव दिया, पूरा आपने उसको प्रेस किया, करने के बाद जरा सा आपने उसको थोड़ा सा, अगर हो सके थोड़ा सा ऊपर की ओर खींचना है। कितना खींचना है कि जितने से कि अगले उंगली में स्पाइक जाने की संभावना बने, ब्लड आगे सर्कुलेशन होनी चाहिए। जब भी तो वात और पित्त की जो परमाणु है वो अपने अपने उंगली को जाके इंडिकेट करेंगे, अपने अपनी जगह में सेट करना है। लेकिन उस 4 mm के नाली के जस्ट निचले सतह में नीचे जाइए और जरा सा ऊपर की ओर वात को कहिए भैया आप अपने स्थान में जाओ, लेकिन कफ को आगे बढ़ने नहीं देना। यही आपका जन्म प्रकृति है, कफ को आगे बढ़ने नहीं देना, पित्त को वात के स्थान में जाने नहीं देना। 3 उंगली को बरोबर पहले आपने स्पर्श करना है और नीचे तक जाइए, उसके बाद वहीं पर बने रहिए। ये एक क्या है, आत्मज्ञान है। अब आपके उंगली में क्या हो रहा है मैं तो अनुभव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपने उसको ध्यान से देखना है और आप नोट करिए, नोट करिए और यहां लिखिए कि कफ के स्थान में कितनी जगह स्पाइक हुआ, कौन कौन से उंगली में कफ वाले एरिया में स्पाइक हुआ, कौन कौन से एरिया में पित्त वाला एरिया में स्पाइक हुआ, कौन कौन में वात वाला स्थान में स्पाइक हुआ। इसको आप नोट करिए। सिनू राव जी ऊपर देख रहे आसमान में, समझ में नहीं आया? आशु गौतम जी समझ में आया आपको? कुशलेंद्र जी आपको समझ में आया? गुरु जी, शास्त्री जी मुझे पता है। अच्छा ठीक है गुरु जी। हाँ जी। मेरे वाले कप वाले उंगली में वात वाले हिस्से में स्पाइक हो रहा है। आप उसको नोट करिए, और आप उसको नोट करिए कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। वात 3 उंगली में अलग अलग वात है, 3 उंगली के अलग अलग कफ है, 3 उंगली का अलग अलग पित्त है। अब आपने यहाँ पर लिखना है वात वान कितना कितना हो रहा है, वात कितने जगह में। मान लो कि वायु जो है 3 उंगली में लग रहा है तो आपने लिखना है V3। कफ अगर 3 उंगली में लग रहा है तो लिखना है K3। पित्त अगर 3 उंगली में लग रहा है तो लिखना है P3। कफ अगर 1 उंगली में कफ लग रहा है तो लिखना है K1। तो 3 को लिखिए जरा, कफ पित्त वात, 3 को लिखिए, कफ पित्त और वात, कफ पित्त और वात लिखिए। 3 लिखिए, इधर से एक में क लिखिए, के लिखिए, एक में पी लिखिए, एक में भी लिखिए, और वहां पर ये लिखिए कि के कितनी जगह के लगा, K2 लगा या 3 लगा। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसी के आधार पर फिर हम आगे सब दोषा देखने के लिए जाएंगे। अगर आपके कफ अगर K3 है, अभी तो हम यह जन्म प्रकृति देखेंगे और उसको बाद में हम दोष विकृति में आकर के हम उसको समझेंगे। ओके कुशलेंद्र जी आपका मुझे व्हाट्सएप नंबर बताना।
कुशलेंद्र जी, आपने मुझे मैसेज, कुशलेंद्र जी आपने मुझे मैसेज करना है, ओके? गुरुजी जैसे मुझे जन्म प्रकृति में ना कफो पित्त नजर आ रहा है, केवल जन्म प्रकृति चौथे नंबर पे जो सबसे आप उसको deep होता नोट है। करिए, उसको आप नोट करिए। आज आपने सिर्फ जन्म प्रकृति को नोट करना है। कफ का स्पाइक ठीक है। कितने उंगली में लगा, पित्त का स्पाइक कितने उंगली में लगा, और वात का स्पाइक कितने उंगली में लगा। ठीक है। हे भगवान। हाँ जी, हो गया, सारा कंप्लीट हो गई। अब इसको आपने नोट करना है, और कल के क्लास में हम उसको फिर उसको हम समझेंगे, फिर है ना, विपरीत दोष को समझेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ओके? मेरा यहाँ पे V1 K2 P3 दिखा रहा है। और उसको जो दिखा है उसको आप नोट करिए। पहले भी लिखिए, के लिखिए, पी लिखिए। उसके बाद पित्त कितने जगह में पित्त दिखा। कुमार पाल जी को पित्त कितने उंगली में दिखा। मेरे को 3 दिखा सर। 3 जगह लिखा, तो आप लिखिए P3। हाँ सर, 3 हो गया। और दिखा। एक सेकंड है यहाँ पर, एक इशू। और हेलो, नमस्कार भैया, अभी क्लास चल रहा है अभी। क्लास, अरे भैया आप उस ग्रुप में जुड़े नहीं हो गया? हाँ, तो उसमें लिंक दिया, तो 2 बार दे चुका हूं मैं। हे भगवान, मैं तो रोज ही लिंक देता हूँ क्लास में। ओके, हाँ जी, हो गया। V1 कितना कफ पित्त वात कितना आया। V1 K2 P3। हाँ, उसको आप लोग नोट करिए ना। V कितना, P कितना, K कितना। 3 उंगली में मैंने आपको बताया था, 3 उंगली में कफ के जो स्थान है वहां पर स्पाइक हो रही है कि नहीं। 3 ही उंगली के कफ के साइड में अगर स्पाइक हो रही है तो लिखना है K3। 3 उंगली के सेंटर में अगर स्पाइक हो रही है तो लिखना है P3। 3 उंगली के हमारे डिस्टल कर्वेचर में स्पाइक हो रही है तो हमें लिखना है V3। गुरुजी जहाँ पे स्पाइक बंद हो जाता है बिल्कुल, हाँ जी, वहां से थोड़ा सा ऊपर आते ही एक रिंग फिंगर है जो इसमें स्पाइक रहता है सबसे पहले, तो उसको थोड़ा और रिलीज करना है जी। जब तीनों उंगलियों में स्पाइक लगने लगे तब वो देखना है किस उंगली में कहाँ स्पाइक। देखो, आपने ना 3 उंगली को बरोबर करके आपने दबाना है, और उसके बाद एकदम नीचे तक गए। 3 उंगली में आपको स्पाइक नहीं दिख रहा है, जरा सा आपने ऊपर की ओर आना है। उतना ऊपर आना है जितने से कि आपके दूसरे उंगली में भी जाए। उसको थोड़ा सा टाइट करके देखना है, थोड़ा सा टाइट करके। जो स्पाइक दिख रहा है अगर रिंग इंडेक्स फिंगर में आया है तो उसके किस जगह में आ रहा है। वो कोई भी इंडेक्स फिंगर में अगर वायु होगा तो वायु वहां पहुंचते ही वो अपने स्थान में जाके स्पाइक कर लेगा, अपने आप करेगा वो। आपने तो बस थोड़ा सा उसको टाइट करना है और एकदम उस हिसाब से रखना है कि वो बस पित्त के परमाणु वायु के स्थान में न जाए, और वात अपने स्थान में ही जाएगा। पित्त अपने ही स्थान में जाकर के वहीं जगह में वो चरक का क्लास नहीं। हाँ जी, आज चरक का क्लास होना है। डॉक्टर साहब भी आ गए, तो ठीक है। डॉक्टर साहब आ गए, चरक के क्लास अब यहाँ से हम आगे बढ़ाएंगे। इसी को लेकर के हम फिर कल इसी जन्म प्रकृति को चेक करने के लिए हम कल फिर देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, इसको 2 दिन लगाएंगे हम इसी चीज को समझने के लिए, क्योंकि यही वो आधार है जिससे हमें दोषों को देखना है। हाँ जी, क्लास आज की जो है समय पर चालू हो गई थी क्या? जी हो गई थी।
अच्छा, वो लिंक क्या है, थोड़ा ऊपर की तरफ था, मेरे को लगा कि अभी तक लिंक आया ही नहीं, शायद आज लगे नहीं लगे। आपके फोन भी लगाया मैंने तो स्विच ऑफ आ रहा था। हाँ तो स्विच ऑफ होगा ना जी क्लास के टाइम में, तो फिर अच्छा कुशलेंद्र जी आपने जरूर मुझे तो ये आपने जो है रिकॉर्ड तो किया है ना आचार्य जी? हाँ जी रिकॉर्ड किया, इसको मैं कर लेता हूँ अभी। कुशलेंद्र जी ने आपने मुझे मैसेज करना है आ जाओ के